अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए। और उसके आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि चंद लोग ऐसे भी हैं जो कारोबार नहीं कर सकते, या उनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है, या उनके पास वक्त नहीं है। वो कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत मसरूफ़ हैं, ऑक्यूपाइड हैं, और वो चाहते हैं कि वो कहीं पे अपनी जो मनी या अपने एसेट्स हैं वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। तो ये वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कहाँ करें और कैसे करें। सबसे पहला सवाल जो जहन में उभरता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये है, अगर हम उसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें, कि आप अपनी मनी या अपनी कैश, अपने एसेट्स को किसी ख़ास एक्टिविटी में किसी ख़ास अरसे के लिए रखें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें कि आपको रिटर्न आ सके। अब हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक, आप अपने कोई मनी, एसेट या अपनी कैश कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या रख रहे हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। पहला ये है कि आप क्या रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरा ये है कि एक ख़ास पीरियड के लिए, तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने एसेट को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कितना रिटर्न किस इन्वेस्टमेंट पे होता है। अब अच्छा, बिजनेस और अब इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है, और इन दोनों के फ़र्क को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि टैक्स में ट्रीटमेंट दोनों की डिफरेंट है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेट आपसे टैक्स लेती है और क्यों लेती है। तो जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो बिजनेस के लिए डिफरेंट है, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट को टैक्स कैपिटल गेन कंसिडर करता है, या हमारा टैक्स का कानून उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रखता है, तो उनकी उसकी ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट है। तो जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं। तो ज़ाहिर है जो बिजनेस है उसमें टैक्स एक डिफरेंट तरीके से माइनस होता है, और एक जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें कैपिटल गेन आ रहा है, वहाँ पे टैक्स की एप्लीकेशन एंटायरली डिफरेंट है। तो बिजनेस जो है वो है एक आपकी कंटिन्यूस एफर्ट है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जिसमें डे टू डे एक्टिविटी है। और उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट आपकी डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। आप हो सकता है आप अपनी जो कैश है वो एक साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, और उसके बाद आपको एक कंटिन्यूस स्ट्रीम मिलती रहे। मंथली हो सकती है, वो वीकली हो सकती है, या इन द एंड ऑफ ईयर जो है वो आपको कुछ जो है वो उस पर रिटर्न आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस में। अब जब भी हम इन्वेस्ट करने लगते हैं या कहीं पे अपनी जो है वो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो एक बात आपके जहन में रहे, जो कि बहुत अहम है जहन में रखना, कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। जब भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि फ्यूचर में हमें ये रिटर्न आना है, या हम ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि हम इस एसेट को खरीद रहे हैं, या हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, या बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें ये रिटर्न आना है। लेकिन फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, और ये जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, ये बिल्कुल एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मैं यहाँ पे आपको हाँ एक बुक बताता हूँ, उसका नाम है ब्लैक स्वान, और ये नसीम निकोलस तालिब हैं, एक राइटर, और बहुत मशहूर बुक है। इसमें इसी बात को डिस्कस किया गया है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, और कोई भी वाकया किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है। तो ये हमेशा जहन में जो आपकी ये अनसर्टेनिटी है फ्यूचर से रिलेट करती है, वो जहन में रखनी चाहिए। अभी जैसे कोविड-19 आ गया, तो ये बिल्कुल अनसर्टन इवेंट था, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। जिन IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे मुल्कों ने जहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों की ग्रोथ रेट को 5-6 पे एंटिसिपेट किया हुआ था, वो अब 2-3-4 पे आ गई है। 2% GDP जो है वो डाउन हो रहा है। तो अब ये जो इवेंट्स हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको कुदरत कंट्रोल कर रही है। और इसलिए अगर कोई आपको सर्टेनिटी देता है कि इस पे आपको जी हर हाल में रिटर्न आएगा, वो थोड़ा सा गलत है।
अब अनसर्टेनिटीज़ हैं क्या? 4-5 अनसर्टेनिटीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट करती हैं, और ये इसको आपने ड्यू कंसिडरेशन देनी है जब आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। पहली बात तो ये है कि जैसे बताया कि ये चंद इवेंट्स, इसे मार्केट रिस्क कहते हैं, कि कोई पता नहीं है कि क्या मार्केट में रिस्क आना है। फ़र्ज़ करें आपने किसी फास्ट मूविंग गुड्स की कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, और अचानक पता चला जी कि फास्ट मूविंग गुड्स की उस कंपनी ने किसी और मुल्क में फ्रॉड किया है, तो उसके शेयर्स का इम्पैक्ट आपके मुल्क में भी आएगा, तो आपके शेयर्स भी डाउन हो गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी उसमें। इसी तरह ये भी हो सकता है कि कोई आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, और वो अचानक अनाउंस करती है कि उसने कोविड-19 या किसी और बीमारी की जो वैक्सीन दरियाफ्त कर ली है, ईजाद कर ली है, तो उस सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ये भी आपने पहले प्लान नहीं किया हुआ था कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आना है। तो एक मार्केट रिस्क या मार्केट के जो बेनिफिट्स हैं, ये तो एसोसिएटेड हैं, जिसका आपको पता नहीं है। दूसरा ये है कि आपके इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है, और जो आपका सेंट्रल बैंक है किसी भी मुल्क का, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा या कम करता रहता है नीड के मुताबिक, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहें और मुल्क ग्रो करें। अब ये भी चीज़ें सर्टेन नहीं हैं। आपने फ़र्ज़ करें कहीं पे कुछ फंड्स एलोकेट किए हुए हैं, इंटरेस्ट बेस्ड फंड्स हैं, और आपने प्लान किया हुआ है कि आपको उसका रिटर्न जो है वो 12% आएगा, और वो जो आप बैंक ने आपके साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा, उसके के मुताबिक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो आपका क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा डेफिनेटली जहाँ पे मार्केट रिस्क हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के भी रिस्क हैं, कि किसी भी मुल्क में कोई अचानक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेंसिटिव होती है। जो आपकी मनी या कैश होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव एक चीज़ है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मनी है क्या, कैश क्या है, और इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है। तो वो फ़ौरन आपकी जो है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ पे बिजनेसेस डाउन होते हैं, और जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो एक इस्टेब्लिश होती है कि ये ग्रो करेंगे और इस तरह ग्रो करेंगे। इसके अलावा आपकी करेंसी बेस्ड रिस्क होते हैं, जैसे अगर आपका करेंसी एक्सचेंज जो है वो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। डॉलर की प्राइस रुपए के मुकाबले में फ़ौरन बढ़ जाती है या फ़ौरन कम हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी रिटर्न में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपने जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि ऐसे हो सकता है कि करेंसी जो है वो आपकी फ्लक्चुएट कर जाए। जैसे अगर आप डॉलर के बॉन्ड्स लेते हैं, और अचानक डॉलर की आपने 150 रुपीज़ का एक डॉलर है, और आपने एक बॉन्ड ले लिया, और कल वो जो है डॉलर की प्राइस, आपकी वैल्यू, डॉलर की वैल्यू आपके रुपीज़ के मुकाबले में कम हो जाती है, वो 140 रह जाती है, तो आपका वो जो 150 आपने इन्वेस्ट किया था वो 140 रह गया। ठीक है, तो ये ऐसे रिस्क्स हैं जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, या इसके लिए आपको एमबीए या कोई बहुत बड़ी डिग्री होना ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। फाइनेंशियल प्लानिंग में दो तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो आप कंसिडर करें। पहली बात तो ये है कि आप अपना फ्यूचर, जो प्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, जैसे आप ये समझते हैं कि आपके बेटे को अंदाज़न 10 साल बाद जो है वो यूनिवर्सिटी जाना है, और आपको एक ख़ास अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो एसेट जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको 10 साल बाद आपने लिक्विडेट करना है और दोबारा कैश में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी कन्वर्टेबिलिटी टू कैश या लिक्विडिटी कैसी है, क्या वो फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कोई टर्म डिपॉजिट रिसीट्स या सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो सकता है एक दिन में। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको जो आपकी फ्यूचर आप देख रहे हैं, आपको कब अपने कैश की या एसेट की ज़रूरत पड़नी है, और क्या वो एसेट या कैश उस वक्त आपके पास अवेलेबल होगा।
तो ये एक चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करें जब आप इन्वेस्ट करने लगें कि आप बिल्कुल ऐसे ही ना कर दें कि आपका जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए हो। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं, समझते भी हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट या आपके पास जो एसेट्स पड़े हैं या जो आपकी वेल्थ है या आपके जो पास कैश पड़ी हुई है, उसकी सबसे बड़े दुश्मन जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या है? फर्ज करें आज कोई चीज़ आपको 100 रुपीज़ की मिल रही है, तो एक साल बाद वही चीज़ आपको 110 रुपीज़ की मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप का जो 100 रुपीज़ है वो अपनी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा है। आपकी परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है। अब जैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अराउंड 10% है इस वक्त, तो आपका आज जो आपके पास 100 रुपीज़ है उससे जो चीज़ आप खरीद सकते हैं वो एक साल बाद आपकी 100 रुपीज़ की वैल्यू जो है वो अराउंड 90 रह जाएगी। ये हम समझने के लिए करें, बिल्कुल ऐसे ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे अप्लाई नहीं होता। ये डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ खरीदने जा रहे हैं। हो सकता है चंद चीज़ें 20% बढ़ेंगी, चंद चीज़ें 5% बढ़ेंगी, तो ये एवरेज 10% है। लेकिन आपकी ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप 10% इन्फ्लेशन है तो आपके आज के 100 रुपीज़ 90 रह जाएंगे। इसलिए भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, यानी अपने सारे एसेट्स कैश में रखना। एक मुझे कहने दीजिए कि बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है कि आप अपने सारे एसेट कैश में रखें। आज आप 1 लाख रखा हुआ है आपने, कल एक साल बाद आपके पास वो 90,000 होंगे। लगेंगे आपको 1 लाख, लेकिन उसके अंदर जो परचेजिंग पावर होगी वो कितनी की होगी? 90,000 की होगी। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि आप इन्फ्लेशन के साथ जो आपके एसेट्स कम हो रहे हैं वो कम ना हो। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट का, हमने तीसरा पार्ट ये देखा था कि हम रिटर्न देखते हैं कि फ्यूचर में रिटर्न क्या आ रहा है। तो रिटर्न यूजुअली हम नेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न आ रहे हैं 15%, आपने 100 रुपीज़ की इन्वेस्ट किए और 15 रुपीज़ आए आप पे, तो इसका मतलब है कि नेट गेन आपका 5% है, क्योंकि 10% तो इन्फ्लेशन है। आपने आज किसी जगह जो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए वो 90 रह चुके हैं असल में, जो और आपको 115 मिला है, तो बेसिकली आपको 5 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है। लेकिन एक इसमें अहम है कि आपने इन्फ्लेशन के साथ compete किया है, अब आपके एसेट की वैल्यू डाउन नहीं हुई। दूसरा ये है कि आप फ़र्ज करें कोई आपको इन्वेस्टमेंट 10% दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को लूज़ नहीं होने दे रहे, उनको आपने वहीं पे रखा हुआ है। तो ये भी बहुत जो है आपकी सक्सेस है कि आप के एसेट्स की वैल्यू डाउन ना हो। इसी तरह अगर आप कोई आपको रिटर्न जो है वो 5% दे रहा है, 4% दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। आप 10% इन्फ्लेशन है और आप 4% ले रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। नो डाउट आपने 4% उस पर अर्न किया, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। और इसकी चलें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि बैंक्स में इस वक्त अगर इंटरेस्ट रेट, हम एक हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट रेट लेते हैं, वो 10% जा रहा है, जो स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि हमारे जो काइबोर है वो 10% है। अब आपको सेविंग अकाउंट पे बैंक दे रहा है फर्ज करें 4%। तो इसका मतलब ये है कि आप बैंक आपके पैसे लेके कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो किसी जगह गवर्नमेंट को ही लोन दे रहा है तो वो उसको अराउंड 10-11% पे दे रहा है, ठीक है, जिस अगर किसी बिजनेस को दे रहा है तभी। तो आपको वो 11 अर्न करता है और 4 रुपीज़ आपको वापस कर देता है, पैसे आपके हैं। तो इन्फ्लेशन 10% है, आप 4% अर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली आप लॉस कर रहे हैं वहाँ पे कैश को रख के। तो आपने हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त इन्फ्लेशन को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि इन्फ्लेशन क्या जा रही है, मेरा रिटर्न क्या आएगा, और ये रिटर्न जो आएगा वो किस तरह आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज़ाहिर है विद इन ईयर फ्लक्चुएट होगी, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। एक हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे मैंने बुक का हवाला दिया ब्लैक स्वान का, इसी तरह बाकी बुक्स भी हम देखते हैं। जैसे थिंक फास्ट एंड स्लो एक बड़ी मशहूर बुक है,
नोबेल प्राइज विनर है उनकी है। वो ये कहते हैं कि आप जो नियर फ्यूचर है उसको तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अब कल को तो किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि कल क्या होगा, किसी हद तक, कि कल सुबह मैंने ऑफिस जाना है। लेकिन मैं कभी 6 महीने बाद या साल बाद की चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और ये जो अभी प्रिडिक्शंस चल रही होती हैं ये ज़्यादातर नो डाउट कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर गलत होती हैं। और अगर आपको अपनी प्रिडिक्शन पे या अपने उस पर बहुत ज़्यादा एतबार है तो आज आप नोट कर लें, आज आप एक पेपर लें, उस पर लिखें कि आपको लगता है कि फ्यूचर में 6 महीने बाद ये इवेंट्स होंगे या ये आपकी इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू होगी और साल बाद ऐसा होगा। और फिर आप उसको अपने सामने रख के देखें कि क्या आपकी प्रिडिक्शन ठीक थी या गलत थी। तो आप देखिएगा काफ़ी सारी प्रिडिक्शन जो आप उस वक्त आपको ठीक लग रही होती हैं वो गलत होती हैं। अब हमने देखा कि हमने इन्फ्लेशन देखनी है, हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त ये चेक करना है कि हमें कब जो है वो कैश में कन्वर्ट होते हैं और कब नहीं होते हैं। और उसके दौरान हमने ये भी बात की कि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा उनके साथ रिस्क एसोसिएट होता है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर का आपको पता नहीं है। और ये भी एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ है कि जितना रिस्क होता है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जितना रिस्क कम होता है उतना इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी कम होते हैं। अब ये रिस्क कौन से हैं और रिस्क इंसान को कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।